हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज हम टुडे मार्केट्स के एपिसोड में बात करेंगे अबाउट टू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। पहले कि आजकल सोवरेन वेल्थ फंड्स दैट इज एसडब्ल्यूएफ्स एंड ग्लोबल पेंशन फंड्स इंडिया में अपना एक्सपोजर अग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं, बट इसके पीछे क्या रीजन है और कौन से सेक्टर्स में अग्रेसिव बाइंग हुई है ये देखते हैं। एंड दूसरी न्यूज में ये देखेंगे कि जो एआई डेवलपमेंट्स और ट्रम्प टैरिफ्स वॉर चल रहे हैं उससे आईटी सेक्टर को काफी हिट लगा है। So let's look at IT sector's overall performance and its future outlook. Hi, this is your host Suhani Kataria and let's begin. जो बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जैसे आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी या सिंगापुर का जीआईसी, कनाडा का पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ऑन्टोरियो टीचर्स पेंशन प्लान और ऑस्ट्रेलियन सुपर इंडिया का ये जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के रूप में देखा जा रहा है बिकॉज अ लॉट ऑफ SWPs आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सबसे पहले रीजन है कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक। हमारा GDP कंसिस्टेंटली 6 to 7% के पेस पे ग्रो हो रहा है, मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रही है और कंजम्पशन प्लस डिजिटल अडॉप्शन बूम कर रहा है, जिस वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज लो ग्रोथ और एजिंग पॉपुलेशन से जूझ रहा है। अब दूसरा फैक्टर ये है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स। पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने काफी बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे GST, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, PLI स्कीम्स और रिट्स और एनविट्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स पे। इन रिफॉर्म्स ने एक ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टेबल फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। ऊपर से गवर्नमेंट ने सॉवरेन और पेंशन फंड्स को टैक्स इंसेंटिव्स दिए हैं, जिससे उनका इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना और अट्रैक्टिव बन चुका है। अब अगर इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स देखें तो इनका फोकस क्लियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रेन्यूएबल्स पे फोकस है। रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स और पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में ये एक्टिवली पैसा डाल रहे हैं। इन्विट्स और रिट्स में तो ये सॉवरेन और पेंशन फंड्स के स्टेक काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस और NBFCs में कनेडियन और सिंगापुरियन फंड्स ने हेवी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ड्यू टू इंडियाज गुड ग्रोथ स्टोरी इन फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद रियल एस्टेट और अर्बन इंफ्रा, कमर्शियल रियल एस्टेट, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक के रिट्स में इनका पैसा फ्लो हो रहा है। उसके बाद आते हैं प्राइवेट इक्विटी और स्टार्टअप्स। ये डायरेक्टली नहीं लेकिन PE और VC के थ्रू इंडिया के ग्रोथ स्टेज में टेक और फिनटेक कंपनीज में भी को इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। एक और बड़ा एंगल है जो है चाइना +1 स्ट्रैटेजी वाला। चाइना के रेगुलेटरी क्रैकडाउन और स्लोडाउन के बाद इंडिया को अब एक प्रेफर्ड कोर एलोकेशन के रूप में देखा जा रहा है। मतलब पहले इंडिया उनके पोर्टफोलियो का साइड बेट था, लेकिन अब इंडिया एक मेन बेट बन चुका है। लेकिन सारे पॉजिटिव्स के पीछे कुछ रिस्क भी है, जैसे रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी काफी है, टैक्स या कंप्लायंस रूल्स कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, और करेंसी रिस्क। अगर INR डेप्रिसिएट हो जाए तो इनका डॉलर बेस्ड रिटर्न गिर सकता है। उसके बाद है इंफ्रा एग्जीक्यूशन रिस्क, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डिले या कॉस्ट ओवररन फेस कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन व्हिच इज द बिगेस्ट रिस्क इज द पॉलिटिकल और द पॉलिसी शिफ्ट्स रिस्क, जिसका है कि हमेशा एक कंसर्न होता ही है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। आगे देखते हुए एक्सपेक्टेशंस है कि अगले 5 से 10 सालों में सॉवरेन और पेंशन फंड्स के इनफ्लोज इंडिया में $100 to $150 बिलियन तक पहुंच सकते हैं। सबसे ज्यादा पैसा आएगा एनर्जी ट्रांजिशंस में, जैसे रेन्यूएबल्स, EVs, ग्रीन हाइड्रोजन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेटा सेंटर्स, AI इंफ्रा, फिनटेक जैसे सेक्टर्स में। सिंपल शब्दों में अगर बोले तो सोवरेन और पेंशन फंड्स इंडिया को अब एक लॉन्ग टर्म स्टेबल और हाई ग्रोथ बेट के रूप में देखते हैं। चाइना के स्लोडाउन और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन नीड्स की वजह से इंडिया का इंपॉर्टेंस और बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं IT सेक्टर के Q1 FY26 आउटलुक का। डिमांड, मार्जिन्स और रेवेन्यू का क्या सीन है। इंडियन IT सेक्टर के लिए जो जून क्वार्टर था इतना इजी नहीं रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो इस पे काफी इम्पैक्ट कर रही है, और इस वजह से ही डिमांड वीक है और क्लाइंट स्पेंडिंग कॉशियस हो गई है। साथ ही साथ ट्रम्प के टैरिफ्स और AI डेवलपमेंट्स पे भी रिस्क है। पहले जानते हैं डिमांड एनवायरनमेंट पे। ग्लोबल स्लोडाउन के साइंस क्लियर दिख रहे हैं। US और यूरोप जैसे की मार्केट्स में क्लाइंट्स
आईटी स्पेंडिंग को डीले कर रहे हैं। बीएफएसआई दैट इज बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस वाला सेक्टर जो है, जो सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है, अभी भी वीक ही चल रहा है। क्लाइंट ज्यादा फोकस कर रहे हैं ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ना कि नए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स पे। क्लाउड और डिस्क्रिशनरी स्पेंड भी म्यूटेड है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो टीसीएस और इन्फोसिस थोड़ा बेटर परफॉर्म करने की उम्मीद है, क्योंकि उनके पास लार्ज डील विंस का सपोर्ट है। लेकिन इन डील्स का रैंप अप स्लो है, इसलिए ग्रोथ लिमिटेड है। विप्रो और एचसीएल टेक के लिए क्वार्टर और टफ हो सकता है। एचसीएल के प्रोडक्ट बिजनेसेस में ड्रैग हो रहा है और विप्रो के पास डिमांड पाइपलाइन उतनी स्ट्रांग नहीं है। मिड कैप आईटी फर्म्स जैसे LTIMindtree, कोफोर्ज और पर्सिस्टेंट कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करेंगे। उनका फोकस नीश वर्टिकल्स पे है और बीएफएसआई या हाईटेक सेक्टर्स में उनको डिमांड मिल रही है। अब अगर मार्जिन प्रेशर की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है ऑफ वेजेस हाइक का, जो Q1 में लगभग हर आईटी कंपनी इम्प्लीमेंट करती है। साथ ही ट्रैवल कॉस्ट और सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है। इंडियन रुपीस का डेप्रिसिएशन से थोड़ा कुशन मिलेगा, लेकिन ओवरऑल मार्जिन प्रेशर में ही रहेगा। कंपनीज यूटिलाइजेशन इम्प्रूव करके और एम्प्लॉय पिरामिड ऑप्टिमाइज करके कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं गाइडेंस और FY26 आउटलुक का। सबकी नज़र मैनेजमेंट कमेंट्री पे होगी। डील पाइपलाइन कैसे दिख रही है, बीएफएसआई और रिटेल में रिकवरी कब तक एक्सपेक्टेड है, ये सब क्रूशियल होगा। स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY26 से थोड़ा रिकवरी शुरू हो सकता है, लेकिन पूरे साल डबल डिजिट ग्रोथ देखना मुश्किल लग रहा है। सिंगल डिजिट ग्रोथ ही रियलिस्टिक है जब तक मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबल नहीं हो जाता। अब अगर स्टॉक मार्केट के एंगल से बात करते हैं तो निफ्टी का आईटी इंडेक्स अभी भी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, क्योंकि अर्निंग्स विजिबिलिटी वीक है। वैल्यूएशंस भी हिस्टोरिकल एवरेज के कंपैरिजन में चीप नहीं है। अगर Q1 रिजल्ट्स डिसअपॉइंट करते हैं, जो कि हुआ है, तो और ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि क्या ये क्वार्टर डिमांड वीकनेस का बॉटम होगा या फिर पेन और एक्सटेंड ज्यादा होगा। अगर ऑल इन ऑल बात करते हैं तो जून क्वार्टर आईटी सेक्टर के लिए टफ होने वाला है। रेवेन्यू म्यूटेड है, मार्जिन वेजेस हाइक से प्रेशर में है और क्लाइंट स्पेंडिंग कॉशियस है। हाँ, लार्ज डील विंस एक पॉजिटिव है जो सेकेंड हाफ ऑफ FY26 से थोड़ा रिलीफ दे सकता है, लेकिन अभी भी ये सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रीम में है। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनेक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे India-China relations show gradual improvement over past year despite some setbacks. India and China have been working to normalize relationship over the past year through diplomatic and economic measures. Key developments include India relaxing visa rules for Chinese technicians in June 24, PM Modi and President Xi holding bilateral talks for the first time in 5 years at the BRICS summits in October 24, and an agreement to resume direct air services in Jan 25. The Kailash Sarovar Manas Yatra resumed in April 25, and China issued 85,000 visas to Indians within a few months. However, tensions arose in May when China reportedly provided radar and satellite aid to Pakistan during the border standoff, and in July when Foxconn recalled 300 Chinese engineers from India over tech transfer concerns. But progress resumed with Chinese Foreign Minister Wang Yi visit in August, during which China lifted the curbs on rare earth magnet exports to India. According to Jeffries, the improvement in relationship could help India ramp up electronics production and improve fertilizer and rare earth supply. Direct flights between the countries are set to resume after a 5-year gap. उसके बाद हम देख सकते हैं that White House advisor says more government investment deals possible beyond Intel stake. White House economic advisor characterized the US government stake in Intel as a special case, while indicating that additional similar deals could occur in Intel's industry and other sectors. The advisor suggested the government remains open to further investment opportunities across various industries. तो ऐसे ही क्विक न्यूज़ के अपडेट के लिए आप हमारा ये प्रोडक्ट और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप एंड लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ऑल्दो हमने आज न्यूज़ में कवर किया है कि आईटी सेक्टर इज़ अ लिटिल हेवायर, बट हम देख सकते हैं कि आज सारे आईटी स्टॉक्स रैली कर चुके हैं।
आज जो IT का इंडेक्स है, इट इज़ द टॉप गेनर फॉर टुडे विच इज़ अप बाय ऑलमोस्ट 2%. तो जैसे हम देख सकते हैं, इन्फोसिस इज़ अप बाय 3%, HCL टेक इज़ अप बाय 2.58%, TCS इज़ अप बाय 2.84%. हम देख सकते हैं विप्रो इज़ अप बाय 2.09% एंड हिंडाल्को इज़ अप बाय 1.65%. सो दीज हैव बीन द टॉप गेनर्स फॉर टुडे. अगर टॉप लूजर्स की बात करते हैं, तो अदानी एंटरप्राइजेज इज डाउन बाय 0.95%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज डाउन बाय 0.75%, Nestle is down by 0.85%, SBI Life is down by 0.66% and Apollo Hospitals is down by 0.9%. बाकी काफ़ी फ्लैट ही बंद हुआ है मार्केट, जो हम आगे देखते हैं. अब चलते हैं FIDI डेटा पे. एज ऑफ 22 अगस्त 2025, FI ने फिर से सेलिंग की है ऑफ 1622 करोड़, whereas DI ने भी सेलिंग की ऑफ 329 करोड़. अब चलते हैं MTF इनसाइट्स पे. एज ऑफ 21 अगस्त 2025, द इंडस्ट्री MTF बुक स्टैंड्स एट 92,043 करोड़, जिसमें 6,522 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं, 5,511 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुए. सो द नेट बुक एडिशन इज ऑफ 1,011 करोड़. अब अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें, तो आज की जो टॉप 5 डिलीवरीज है वो है एक्सिस बैंक, NTPC, इन्फोसिस, HDFC बैंक एंड हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, which ranged from 77% to 72%. अब चलते हैं धन के होम पेज पे, जहाँ पे आपको की एनालिसिस एंड कमोडिटीज वाला सेक्शन दिखेगा. एज ऑफ 26 अगस्त 2025, सेंसेक्स एंड BSE बैंकेक्स का मंथली एक्सपायरी है और नेचुरल गैस का अगस्त फ्यूचर का भी एक्सपायरी है. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे. तो जैसे हम देख सकते हैं कि आज फिर से एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, ग्रीन डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है. मतलब आज निफ्टी 97 पॉइंट से ऊपर बंद हुआ है. काफ़ी रेंज बाउंड था निफ्टी. अगर फ्राइडे के कैंडल से कंपेयर करते हैं तो फ्राइडे की कैंडल के अंदर ही है, मतलब काफ़ी रेंज बाउंड था और उसने ना ही कोई हाई ब्रेक किया है ना ही कोई लो ब्रेक किया है. बट वो अभी भी उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर है. उसका RSI is at 53 और MACD अभी भी एक पॉजिटिव साइन ही दे रहा है. अगर फिगर्स की बात करते हैं तो निफ्टी ओपन अराउंड 24,949, मेड अ हाई ऑफ 25,021, मेड अ लो ऑफ 24,894 एंड क्लोज्ड अराउंड 24,967. अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी आज 329 पॉइंट से ऊपर है. उसने भी एक डोजी कैंडल फॉर्म किया है और वो भी फ्राइडे के कैंडल के इनसाइड वाला कैंडल ही बना है. सेंसेक्स ओपन अराउंड 81,501, मेड अ हाई ऑफ 81,800, मेड अ लो ऑफ 81,364 एंड क्लोज्ड अराउंड 81,635. वो भी उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर है. उसका RSI is at 52 और MACD में एक पॉजिटिव साइन ही है. अगर एनालिसिस में टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं तो आज का जो टॉप गेनर है वो है निफ्टी IT विच इज अप बाय 2.37%, निफ्टी रियल्टी इज अप बाय 0.75% एंड निफ्टी फार्मा इज अप बाय 0.44%. अगर लूजर्स की बात करें तो निफ्टी PSU बैंक इज डाउन बाय 0.25%, निफ्टी FMCG इज डाउन बाय 0.1% एंड फिल्म निफ्टी इज डाउन बाय 0.04%. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो. तो आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी IT कमबैक करेगा, या ये एक ब्रेकआउट है, या ये फिर से एक फेक आउट ही बन के रह जाएगा? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.